नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सबके। मैं स्वागत करता हूं आपका चैनल मैथ्स ग्रामर पर। तो ये सवाल जो हैं आप लोगों के सामने आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, ये सवाल आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के अंदर शिफ्ट के अंदर आए हुए हैं। एक ही शिफ्ट के सवाल हैं ये, जो आखिरी शिफ्ट थी 13 तारीख को, उसके अंदर ये 4 सवाल अर्थमेटिक के आए हुए हैं। इसी तरह के सवाल जो हमारा पेपर आगे आरआरबी क्लर्क का है उसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो और अब जो एग्ज़ाम्स हैं आगे हमारे वो इस तरह से हैं कि प्री और मेंस एग्ज़ाम आप देते हुए चलोगे, अगर आपने फॉर्म भरे तो अल्टरनेटिवली चल रहे हैं। इसके बाद क्लर्क प्री है, उसके बाद फिर IBPS PO प्री है, फिर 18 अक्टूबर की जो डेट है उस पर आपका आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 मेंस का एग्ज़ाम है। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि अपने अल्टरनेटिवली ही क्लास करें। जैसे एक बार प्री के क्वेश्चंस जिस तरह से आ रहे हैं, फिर कोई मेंस की अच्छे लेवल की DI या मेंस के सवाल, इस तरह से हम कवर करते हुए चलेंगे। इसी क्लास के अंदर बात करेंगे कि जो आपका 12 और 13 को एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अंदर जो कट ऑफ है, बच्चे पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या जा सकती है, उसकी भी बात करेंगे सवाल करने के बाद कि क्या कट ऑफ जा सकती है। और बात करेंगे स्ट्रैटेजी की कि किस तरह से आप ऑफिसर स्केल 1 वाला जो आपका एग्ज़ाम है जो 18 अक्टूबर को है उसके अंदर बढ़िया स्कोर करके अपने आगे इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं, किस तरह से उसको पास किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 सवाल करते हैं आप लोगों के लिए जो आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं। पहला सवाल जो है ये है टॉपिक प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। दूसरा सवाल है आपका मिक्सचर का, ठीक है। तीसरा सवाल है आपका एवरेज का, औसत। और चौथा सवाल है टाइम एंड वर्क का। हर टॉपिक से एक सवाल अर्थमेटिक के अंदर कवर करने की एग्जामिनर कोशिश करता है, हर टॉपिक से एक सवाल। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्या छोड़ दें और क्या करें, सब कुछ ही अपने को करना है। अगर अपने को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर स्कोर अच्छा करना है तो सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक से रिलेटेड चीज़ अपने को सारी चीज़ आनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। पहला सवाल देखिए भाई, एक व्यक्ति 1200 रुपये में एक वस्तु बेचकर 25% का लाभ कमाता है। देखो, जो भी चीज़ पढ़ते हो कोशिश करो, प्री के अंदर इतनी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आती। एक बारी में चीज़ पढ़ के आपने कोशिश करनी है कि आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिख लो, उसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर आप लिख लें। कोशिश ये करें पहली बार में ही पढ़ के। अब जैसे ही मैं ये चीज़ पढ़ता हूँ, 25% का मतलब देखो क्या होता है, 1/4 होता है। प्रॉफिट की बात है तो 4 वाली चीज़ 5 में जाएगी। ये 1200 रुपये में बेच रहा है तो 5 की वैल्यू अगर 1200 है तो 1 की वैल्यू 240, 4 की वैल्यू 960। इतनी चीज़ पहली बात के अंदर आ गई भाई मैथ के अंदर, ठीक है। आगे क्या बोलता है, एक दूसरी वस्तु को 2000 रुपये में बेचता है। एक कोई दूसरा आर्टिकल है, ये पहला आर्टिकल था, ये दूसरा आर्टिकल 2000 रुपये में बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं, दोनों आर्टिकल हैं, उनका CP 2400 है तो दूसरी वस्तु पर लाभ की राशि बतानी है। तो यार देखो, दोनों पे 2400 लगाए हैं। पहली चीज़ का CP मैंने निकाल लिया 960, तो 2400 में से 960 गए, कितने आएंगे, 1440 नहीं आएंगे क्या। तो दूसरी चीज़ 1440 की खरीदी है और 2000 में बेच दी। इस पे प्रॉफिट की वैल्यू वो पूछ रहा है, 2000 में से 1400 गए 600, 600 में से 40 गए 560। ये आपका आंसर हो जाएगा। टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। समझ में आ गई बात। इस तरह से पहला सवाल आपका हो जाएगा, अपने को करके और आगे बढ़ना है फटाफट, किसी शंका में नहीं रहना है। जो आपने किया है ऑप्शन के अंदर है तो वो सही है, बस आगे चलें जल्दी से जल्दी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। मिश्रण का जो सवाल है वो क्या था, देखो भाई, सवाल ये था कुछ इस तरह से कि एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है M/W 7/2 है। यदि मिश्रण में X लीटर दूध और 2 लीटर पानी मिला दें तो अब क्या बात बनेगी कि पानी की मात्रा 8 लीटर हो जाएगी और कुल मिश्रण 40 लीटर हो गया, तो X का मान। अब देखो यार, मैं इस सवाल के माध्यम से आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है एग्जाम में, जैसे ही सवाल में X देखा बच्चे सवाल को छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों की ये विचारधारा, ये धारणा होती है यार X मान के तो हमने चीज़ करनी नहीं है। अगर सवाल में ही आपको कहीं ना कहीं X दे दिया फिर तो इस तरह के सवालों के अंदर कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। किस तरह से ये देखो सवाल कर सकते हैं हम। मिश्रण में X लीटर तो दूध मिलाया है और 2 लीटर पानी मिलाया है, ये रेशो दिया हुआ है पहले। तो वो बोलता है कि ऐसा करने पे कि भाई X तो दूध मिला दो और 2 पानी मिला दो। ऐसा करने से पानी की मात्रा ना 8 हो गई। तो यार पानी में पानी मिलता है, दूध में दूध मिलता है मिश्रण वाले सवाल में। अगर 2 पानी मिलाने के बाद अगर दूध की मात्रा 8 हुई है तो पहले 6 नहीं होगी क्या। अगर 2 मिलाने के बाद जो पानी है उसकी मात्रा 8 हो गई है तो 2 मिलाने से पहले 6 ही तो होगी। रेशो में कितना था, पानी 2 था, तो ये 2 की वैल्यू 6 आएगी पहले वाली। पहले 7/2, 2 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 3, 7 की वैल्यू 7 × 3 21।
तो मतलब पहले दूध और पानी की जो मात्रा थी ना वो 21 और 6 लीटर थी, तो टोटल कितना का मिश्रण था? 27 लीटर का था। बाद में बोलता है यार कि मिश्रण ना 40 लीटर हो गया, तो x का मान बताओ। तो यार देखो ये 27 से 40 हो गया, मतलब 13 बढ़ गया। अब x का मान पूछ रहा है तो ध्यान करना भाई, वहाँ पे ऑप्शन में पहला ऑप्शन 13 होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो 13 टिक करके आगे मत बढ़ जाना, गलत हो जाएगा। जो 13 मिलाया है ना इसमें 2 तो पानी है ना, तो जो x मिलाया वो क्या होगा? 11 होगा। दूध की मात्रा 11 मिला दी गई और पानी 2 मिला दिया गया, इस तरह से वो 13 मिला के 40 कर दिया गया। तो आपका x का मान कितना हो जाएगा? जो दूध है, दूध मिलाया गया है वो 11 मिलाया गया है, तो 11 को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह के सवाल देखो पीओ ऑफिसर स्केल 1 में आए हैं प्री एग्जाम में, तो क्लरिकल के अंदर भी इससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगा आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा धैर्य बना के चलें, अपनी स्पीड को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने से पहले ये नहीं देखेंगे प्री का है मीन्स का है, जो आपकी सीध में चीज़ आती है करते चलें, आगे बढ़ते चलें। 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए क्या है। 3 नंबर सवाल है आप लोगों के लिए एवरेज का। 5 सम संख्याएं दी गई हैं। 5 सम संख्याएं, सम होता है इवन नंबर्स, इवन नंबर सम संख्याएं जिनके अंत में, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 5 सम संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते, क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव। 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं। दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी का गुणनफल 252 है, तो उनका औसत ज्ञात करो। ठीक है, इस तरह से सवाल है। देखो यार क्रमागत संख्याएं, ये 5 स्पॉट बना लिए मैंने। जैसे कोई भी 5 क्रमागत सम संख्याएं तो एक के बाद एक संख्या, जैसे 5 क्रमागत सम संख्याओं का आप एक सेट ये बना सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 2 का टेबल, ये एक सम संख्याओं क्रमागत संख्याओं का आपका एक एग्जाम्पल भी हो सकता है। ठीक है ना, आगे 10, 12, 14 इस तरह से क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव। तो देखो यार ये बोल रहा है मैं सबसे छोटी, फिर उसके बाद बड़ी, छोटी से बड़ी की तरफ चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हो एग्जाम के अंदर, नहीं तो दिमाग में भी चीज़ कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी ये है, तो दूसरी सबसे बड़ी यहाँ वाली संख्या की बात कर रहा है, और दूसरी सबसे छोटी ये है, उसके बाद दूसरी सबसे छोटी ये, एक संख्या का इसकी बात कर रहा है। तो देखो यार क्रमागत सम संख्याओं में अंतर क्या है ना, 2 का चलता है, तो इस और इस संख्या का अंतर 2 का, और इसका 2 का, तो इस संख्या और इस संख्या का अंतर 4 नहीं हो जाएगा क्या? इनका अंतर 4 हो जाएगा। तो ये बोलता है कि इन संख्याओं का जो गुणनफल है 252 है, तो एवरेज बताना है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि भाई एक संख्या यहाँ वाली x मान लो और यहाँ वाली x + 4 मान लो, इनका गुणा करोगे बराबर 252 रख दो। एक तरीका तो ये है इस सवाल को करने का, अगर मेथड से करो तो ये बन गया x² + 4x, इसको इधर लेके आओगे तो -252 बराबर 0 बनेगा। इसके जो पेयर हैं आपके बनेंगे 18x - 14x। 18 × 14 होगा भाई, 18 × 14 180 और 72 252, और 18x - 14x प्लस का 4x बन गया, प्लस का 18 × -14 माइनस का 252 बन गया। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा भाई, एक तो -18 और एक 14, तो नेगेटिव संख्या तो है ही नहीं, सम संख्या है अपने पास, धनात्मक सम संख्या पॉजिटिव। तो एक संख्या x का मान 14 आ गया, ये 14 और ये 18। तो अब इसके बाद वाली संख्या 16 हो जाएगी ना, यहाँ 12, 14, 16, 18, 20 ये संख्याएं होंगी। तो औसत जो होगा वो बिल्कुल बीच वाली संख्या होती है, वो हो जाएगा। एक तरीका तो देखो ये है। उसके अलावा आप इस सवाल को ऑप्शन से जल्दी कर सकते हो, इस सवाल को आप ऑप्शन से जल्दी कर सकते हो। जैसे आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखता है 16, तो जस्ट उससे पहले वाली संख्या आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए, क्योंकि 5 सम संख्या है ना क्रमागत, तो उनका जो एवरेज है बिल्कुल सेंटर वैल्यू होएगी, जो एवरेज होगी वो बिल्कुल बीच की संख्या होएगी। उन 5 क्रमागत सम संख्याओं में जो बिल्कुल बीच की संख्या होगी वो आपका औसत होगा। तो अगर आपको दिखता है ऑप्शन में 16, तो आप क्या कर सकते हो, 16 से जस्ट पहले वाली 14 और 16 के जस्ट बाद वाली 18, 14 और 18 का मन में गुणा करके देख सकते हो। 18 था 180, 18 चौके 72, 180 और 72 को जोड़ा 252 आ गया। इसका मतलब जो ऑप्शन आपने उठाया वो सही है। एक तरीका ये है, आप इस सवाल को थोड़ा सा जल्दी अगर करना चाहो तो। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। अगला सवाल आपका जो है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। किस तरह से देखो करेंगे उसको,
क्या सवाल है, ए और बी मिलकर किसी काम को 13 से 1/3 दिन में करते हैं। मैंने डायरेक्ट लिखा, थोड़ा सा स्पेस कम था। ए और बी जो है वो कार्य है मिलकर 13 से 1/3 दिन में। ए और बी मिलकर 13 से 1/3। यार 13 से 1/3, 3 13 39 और 1 40/3 नहीं हो जाएगा क्या? ये लो। आगे क्या बोलता है, ए अकेले को बी अकेले की तुलना में काम करने में 25% टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम की बात कर रहा है यार, कि भाई अगर ए अकेला काम करेगा ना बी अकेले की तुलना में, तो इसको 25% टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। 25% फिर से 1/4। अगर इसको 4 टाइम लगेगा तो इसको भाई 5 टाइम लगेगा। देख लो, 1 ज़्यादा 4 पे 25% टाइम ज़्यादा लग गया। मैंने आपको बताया था अगर ए और बी के टाइम का अनुपात 5:4 है तो एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो 4:5 नहीं हो जाएगा क्या? इस तरह से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी, ये लो, ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 5 है। दोनों मिलकर 40/3 दिन में काम कर रहे हैं। काम क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम नहीं होता क्या? तो देखो भाई, एक दिन में वो कितना काम निपटा देंगे, 4 और 5 9। एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो टोटल काम एफिशिएंसी 9 हो गई। टाइम कितना लगता है, 40/3। ये लो, ये टोटल काम आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास टोटल काम आ गया। कितना आ गया, ये कट गया 3 पे, ये कट गया 120 पे। ये वर्क आ गया। अब पूछा क्या है, बी अकेला कितने समय में पूरा काम करेगा? तो कार्य का 75%, वो देखो लिखा, तो कार्य का 75%, पूरा काम करवाना ही नहीं भाई। तो काम का 75% जो है वो बी अकेला कितने समय में करेगा? तो देखो भाई, बी अकेला टाइम बताना है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 120 तो पूरा है, वर्क अपने को 120 पूरा करवाना ही नहीं, 3/4 काम करवाना है। ये लो, काम आ गया। ये आ गया आपके लिए, काम आ गया कितना, 120 गुणा 3/4। इसके बटे में क्या करूं, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ये लो, इसको हल कर दो। ये 4 भी देखो बटे में ही आएगा ना, 4 पंजे 20, 120 से 20 गया 6, 6 दिए 18। इसका आंसर आपका आ जाएगा 18। बी अकेले को यार 18 दिन लगेंगे 75% काम पूरा करने में। एक तो ये चीज़ है, नहीं तो आप यूँ भी कर सकते हो कि आपको सर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो 120 काम है, बी अकेले को पूरा काम करने में 120/5 24 दिन लगेंगे। मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि भाई 24 दिन पूरा काम करने में लगेंगे। अगर काम करवाना ही 75% है तो टाइम का भी 75% कर दो, 24 का 3/4 करोगे तो भी 18 ही आएगा। क्लियर है बात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18। तो इसी तरह के सवाल आपको और भी एग्ज़ाम के अंदर, जो आपके आगे एग्ज़ाम है, क्लर्क का प्री का एग्ज़ाम है, उसके अंदर मिल सकता है भाई। इसी तरह के अर्थमेटिक वही सेम पैटर्न आ रहा है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं आ रही है। 12 और 13 में वही अर्थमेटिक के सवाल, 2 DI, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन, इस तरह से चीज़ बनती हुई चली आ रही है। और यही इसी से मिलता जुलता आपको क्लर्क प्री के अंदर भी पेपर मिलेगा। वही 40-41 क्वेश्चन करने हैं आपने 45 मिनट के अंदर, क्वांट और रीजनिंग के। क्लियर है बात? एक बात तो हुई है, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखो भाई, कट ऑफ इस तरह से किसी को पता तो नहीं है पहले कि क्या कट ऑफ जा सकती है, एक अंदाज़ा ही होता है टीचर का। तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई अगर आपने 52 क्वेश्चंस किए हैं ना OS1 के अंदर, OS1 के अंदर ये 12 और 13 वाले, 12 और 13 के अंदर जितनी भी ऑल शिफ्ट्स के हिसाब से जितनी भी शिफ्ट आई सब के हिसाब से 12 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन, अगर 52 प्लस, ये 52 प्लस माइनस आप 2 कर लो, मतलब 50 और 54 के बीच में इतने क्वेश्चन आपने किए। अगर 100% एक्यूरेसी, भाई साथ में बात कर रहा हूँ मैं 100% एक्यूरेसी की, अगर 100% एक्यूरेसी के साथ आपने 52 क्वेश्चन, एक आधा ऊपर नीचे मान लो, इतने क्वेश्चन किए, तो भाई आप 18 अक्टूबर की तैयारी करो। जो आपका ऑफिसर स्केल 1 का एग्ज़ाम है, जिसकी डेट आई हुई है अभी कि भाई 18 अक्टूबर, लगभग 1 महीना अपने पास, 1 महीने से 2 दिन ऊपर ही पड़े हैं, तो 1 महीना मान के चलें, तो 1 महीने का समय पूरा आपके पास है 18 अक्टूबर के लिए प्रिपेयर करने का। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन किए हैं, 1-2 ऊपर नीचे हो गए तो भी कोई ख़ास बात नहीं है, तो ये आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि यही कि सर आपने बताया था, ये एक सिर्फ अनुमान है मेरा,
जिस हिसाब से लोगों ने पेपर दिया है और अटैम्प्ट किए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई इस बार, बहुत लोग पेपर देने पहुँचे भी नहीं, और जो लोग पेपर देने पहुँचे उनके सामने एक चीज़ उन्होंने देखी, इंटरफेस के अंदर दिक्कत आ रही है काफ़ी। इंटरफेस मतलब थोड़ा सा उन्होंने जो एग्ज़ाम का नमूना था वो बदल दिया है थोड़ा सा, कि जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम है वो एक पेज पे ही चल रहा है। पिछले साल ऐसा मेंस में आया था, पिछली बार ऐसा मेंस में हुआ था, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के मेंस के अंदर ऐसा हुआ था, प्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ था पिछले साल, लेकिन इस बार इन्होंने प्री के अंदर ही ऐसा कर दिया है। तो कुछ लोग वहाँ उसके अंदर भी चक्कर में पड़ गए कि यार ये क्या हो गया, किस तरह से इंटरफेस चेंज हो गया। वहाँ थोड़ी सी समझने में भी समय लग गया कुछ लोगों का, शुरू के 2-3 मिनट इस चीज़ को समझने में लग गया कि यार ये किस तरह से क्या इंटरफेस है, ठीक है। और लोग पहुँचे भी बहुत कम पेपर देने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगी एग्ज़ाम की, तो आप तैयारी करना शुरू कर सकते हो। और जिन लोगों ने इससे कम अटैम्प्ट किए हैं वो करना चाहें तो तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए उनको ये सलाह है कि पहले आप जो क्लर्क का एग्ज़ाम है ना, प्री वाला आपका, उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस रखो। जिन लोगों के इनसे कम अटैम्प्ट थोड़े से रह गए हैं वो लोगों को मेरी ये सलाह है कि आपका जो प्री का एग्ज़ाम है क्लरिकल का, आरआरबी का, उसके लिए मैथ्स रीजनिंग पे पहले ज़्यादा फोकस रखो। अगर इतने अटैम्प्ट हैं तो आप थोड़ा सा अपना जीके भी साथ लेके चल सकते हो। जीके की भी आपने जो जनरल अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जो भी एग्ज़ाम्स के अंदर आती हैं उसको भी साथ लेके चल सकते हो। स्ट्रैटेजी देखो, स्ट्रैटेजी सबसे बड़ी चीज़ यही है। स्ट्रैटेजी के अंदर क्या करना है आपने कि आपने अपने आप को काम लगा के रखना है भाई। सोने का जो समय है उसको कम कर दें और जो पढ़ाई का समय है वो ज़्यादा कर दें। टॉपिक वाइज भी आप चल सकते हो, हर टॉपिक को, जैसे मैं अगर बात करूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आप ये भी कर सकते हो कि भाई एक दिन के अंदर एक टॉपिक अर्थमेटिक का आप कर सकते हो, ठीक है। 2-3 हाई लेवल डीआई आप कर सकते हो। जब आप नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, जब नोटबुक के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रजिस्टर लेकर प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप किसी हार्ड कॉपी से करो या फ़ोन में आपके कोई सवाल है तो उसको आप देख के कर सकते हो। 2-3 हाई लेवल अच्छे लेवल की डीआई कर सकते हो, अर्थमेटिक का एक टॉपिक कर सकते हो। मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप, हर 1 दिन 2 दिन छोड़ के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस ज़रूर करें। ऐसा नहीं टेस्ट लगा लिया भाई इतने नंबर आ गए, ठीक है, देखें क्या कमियाँ रह गई, ठीक है, उनको दूर करने की कोशिश करें। अगले मॉक टेस्ट में वो गलती वापस नहीं करें। अपने आप को खुद सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, फिर 2-3 दिन हमने कुछ नहीं किया भाई, ऐसे नहीं करें। 18 तारीख वाले पेपर के लिए बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करें। इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा आप लोगों को मैं लाभ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगले जो क्लास होगी उसके अंदर पिछले साल जो आपका ऑफिसर स्केल 1 का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड एक डीआई करेंगे, अच्छे लेवल की डीआई करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।